नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। ग्लोबल संकेतों से बाजार में मुनाफे का मंगलवार। मिड कैप स्मॉल कैप आईटी शेयरों में बढ़त। फार्मा, बैंकिंग, ऑटो, रियलिटी, मेटल में खरीदारी। सेंसेक्स करीब 600 और निफ्टी करीब 200 अंक चढ़े। 5G सर्विस के लिए काउंटडाउन शुरू। 1 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं शुरू। CNBC आवाज एक्सक्लूसिव। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर हलचल तेज। अशोक गहलोत, सचिन पायलट और शशि थरूर का नाम रेस में सबसे आगे। थरूर कर चुके हैं सोनिया गांधी से मुलाकात। पश्चिम बंगाल SSC भर्ती घोटाले में ईडी की चार्जशीट दाखिल। पार्थ चैटर्जी और अर्पिता के साथ चार्जशीट में 6 कंपनियों के नाम। चार्जशीट के साथ 14,000 पन्नों का दस्तावेज। 32 साल बाद घाटी में फिर से खुला सिनेमाघर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में पहले मल्टीप्लेक्स का किया उद्घाटन। 1 अक्टूबर से आम लोग देख सकेंगे फिल्म। दिवाली पर मुंबई, दिल्ली से बिहार और यूपी जाना हुआ महंगा। 22 अक्टूबर के लिए टिकट दुगना से भी ज्यादा महंगा। लग्जरी बस और फेस्टिवल ट्रेनों का भी है ऑप्शन। और खबरों की शुरुआत कांग्रेस से करेंगे, जिसमें अध्यक्ष पद का चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। चुनाव में उतरने के संकेत दे चुके शशि थरूर ने कल सोनिया गांधी से मुलाकात की। इसे लेकर खबर है कि उन्होंने सोनिया गांधी से अध्यक्ष चुनाव लड़ने की अनुमति मांगी। तो वहीं सूत्रों के मुताबिक अगर राहुल गांधी अध्यक्ष पद पर लौटने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन भर सकते हैं। कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है, इस पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं पल्लवी घोष। पल्लवी जी, कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर क्या हलचल है? कौन कौन दावेदारी के मूड में दिख रहा है? लेकिन 24 तारीख से नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू होगी और 30 तारीख है अंतिम तिथि, जिसमें ये फैसला लिया जाएगा कि कौन कौन अपना नॉमिनेशन पेपर भरेगा। अब सवाल ये उठता है कि कितने लोग कितने उम्मीदवार होंगे। सबसे पहला नाम जो है वो अशोक गहलोत का। इससे कांग्रेस को लगता है कि 2 चीज़ें तय हो जाएगी। एक तो क्या एक नॉन गांधी आखिर में एक अध्यक्ष बनेंगे कांग्रेस पार्टी का, और दूसरी बात जो सचिन पायलट अक्सर दबाव डालते हुए आए हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ राजस्थान का, क्योंकि मुझे ये वादा किया गया था, क्या ये फैसला पूरा होगा। अब अशोक गहलोत खुद बार बार इस बात को बोलते आए हैं कि मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने। फिलहाल राहुल गांधी नहीं बनना चाहते हैं। और जब सोनिया गांधी की मुलाकात बहुत सारे कांग्रेस नेताओं से हुई थी, तब उन्होंने ये कहा था कि मैं इसमें कोई पहल नहीं करूंगी, ना मैं किसी के नाम पर अप्रूवल दूंगी, ना ठप्पा लगाऊंगी। जिसको चुनाव लड़ना है लड़े, क्योंकि ये फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट चुनाव होगा और इसलिए हर किसी को हक है चुनाव लड़ने का। ऐसे में ये अटकलें भी हैं कि क्या शशि थरूर चुनाव लड़ेंगे। आपको याद होगा कि शशि थरूर G23 के सदस्य रहे हैं और उन्होंने बार बार ये बात कहा है कि हम ये क्यों मान ले कि सिर्फ एक ही परिवार से हर अध्यक्ष आएगा या चुनाव लड़ सकता है। दूसरी बात, उन्होंने ये भी कहा था कि एक ट्रांसपेरेंसी होने की चाहिए, इसीलिए उन्होंने वोटर्स लिस्ट की मांग की थी, जो उनको दिया गया है। जो शशि थरूर के करीबी हैं वो मानते हैं कि वो इस बात को लेकर टटोल रहे हैं कि क्या वो चुनाव लड़े। वो इसलिए लड़ना भी चाहेंगे क्योंकि वो एक पॉइंट भी देना चाहते हैं कि हाँ, मैंने मुद्दा उठाया भी था और मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार भी हूँ, रिस्क लेने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन मुझे लगता है अगले 2-3 दिन में ये फैसला हो जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए पल्लवी जी आपका। और अब कांग्रेस के बाद बात पश्चिम बंगाल की, जहां पर हुए SSC भर्ती घोटाले मामले में ईडी ने 6 कंपनियों और 2 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। इन दोनों लोगों में पार्थ चैटर्जी और उनकी करीबी दोस्त अर्पिता मुखर्जी का नाम शामिल है। ईडी ने चार्जशीट के साथ 14,000 पन्नों के दस्तावेज भी जमा किए हैं। ईडी की जांच टीम ने पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की 48 करोड़ रुपए की संपत्ति भी अस्थायी रूप से कुर्क की है। ईडी ने जो संपत्ति कुर्क की है उसमें 40 करोड़ रुपए की 40 अचल संपत्ति और करीब 8 करोड़ रुपए की शेष राशि वाली 35 बैंक खाते इसमें शामिल हैं। कुर्क की गई संपत्तियों में फ्लैट है, एक फार्म हाउस है, कोलकाता में प्राइम लोकेशन की जमीन है और बैंक बैलेंस इसमें शामिल है।
और अब बात 5G सेवाओं की। 5G सेवाओं का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी 1 अक्टूबर से 5G सेवाओं को लॉन्च कर सकते हैं। अक्टूबर में ही कई शहरों में 5G सेवाएं मिलनी शुरू भी हो जाएंगी। इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं असीम। उनसे जानेंगे कि क्या कुछ है खबर। असीम, क्या कुछ है आपकी एक्सक्लूसिव जानकारी इस वक्त? देखिए, 1 अक्टूबर को इंडिया मोबाइल कांग्रेस की शुरुआत होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन का हरी झंडी जो है वो दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसका उद्घाटन करेंगे। इसमें काफी सारे टेलीकॉम सेक्टर के दिग्गज जो है मौजूद होंगे। इसमें मुकेश अंबानी, सुनील भारती मित्तल और कुमार मंगलम बिरला जो है इसमें शिरकत जो है वो करेंगे। टेलीकॉम कंपनियां जो है वो प्रधानमंत्री को 5G सेवा में एक डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो देगी। तरह से 5G सेवाएं जो है देश के लिए फायदेमंद जो है हो सकती है, वो भी की जा सकती है। खासतौर पर टेलीकॉम कंपनी इसके लिए काफी तैयारी जो है वो कर रही है। जो मुकेश अंबानी है, उन्होंने अपने एजीएम में ये कहा था कि दिवाली तक मेट्रो शहरों के अंदर आपको 5G सर्विसेज जो मिल जाएगी। जो भारतीय एयरटेल है वो भी 5G सर्विसेज देने की तैयारी जो है वो कर रहा है। खासतौर पर 3 जगहों पर 5G सर्विसेज आपको 1 अक्टूबर से मिल सकती है। इसमें कि बेंगलुरु, दिल्ली, एनसीआर जो है वो शामिल है। तो इन जगहों पर इनकी 5G सर्विस मिल सकती है। वोडाफोन आइडिया भी कुछ सिलेक्टिव लोकेशन 5G लॉन्च करने की तैयारी जो है वो कर रहा है। तो कुल मिलाकर के 1 अक्टूबर से आपको 5G सर्विसेज लॉन्च देखने का मौका जो है वो मिल सकता है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका असीम। तो कुल मिलाकर 5G की तैयारी जो है वो कर लीजिए, क्योंकि अक्टूबर से आपको ये सेवा मिल सकती है। और अब बात श्रीनगर की, जहां पर एक बहुत ही अच्छी पहल हुई है। यहाँ पर पहला मल्टीप्लेक्स अब खुल गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मल्टीप्लेक्स सिनेमा का उद्घाटन किया। मल्टीप्लेक्स में 3 स्क्रीन और करीब 520 लोगों के बैठने की क्षमता है। 32 साल के बाद कश्मीर में सिनेमा की शुरुआत होने जा रही है। मनोज सिन्हा ने कहा कि सिनेमा मिशन यूथ प्रोग्राम के तहत शुरू किया जा रहा है और जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में सिनेमा हॉल शुरू होंगे। विजय धर साहब को और आइनक्स ग्रुप को इसके लिए मुबारकबाद देता हूं। और मुझे लगता है कि यहाँ के नागरिकों को भी मैं बधाई देता हूं कि आज से वो उन चीजों को देख सकेंगे जिसकी तमन्ना बहुत दिन से पाले हुए थी। कश्मीर घाटी में 32 साल के एक लंबे अरसे के बाद अब लोगों को फिर से सिनेमा के अंदर फिल्में देखने का मौका मिलेगा। कश्मीर घाटी में आज पहले मल्टीप्लेक्स की इनॉग्रेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने की। ये मल्टीप्लेक्स श्रीनगर के शिवपुरा में बनाया गया है और इसमें 3 स्क्रीन्स लगी हुई हैं। और आज यहाँ पे एक लंबे अरसे के बाद लोगों ने थिएटर में मूवी देखी। 1990 के बाद यहाँ पे सारे सिनेमा थिएटर बंद हो चुके थे, क्योंकि मिलिटेंसी 1990 में शुरू हुई और उसके बाद तकरीबन 32 साल तक यहाँ पे सिनेमा का रुख लोग नहीं कर पाए। और श्रीनगर में सिनेमा हॉल फिर से शुरू होने से लोग काफी गदगद हैं। उनका मानना है कि ये रोजमर्रा की बहुत जरूरी चीजें हैं और जिंदगी अब घाटी में नॉर्मल हो रही है। बहुत खूबसूरत है। 32 इयर्स लगे इस चीज़ को समझने के लिए कि ये थिएटर, मॉल ये एक नॉर्मल चीज़ है, रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ है, जिससे हमारी जनरेशन, हमारे आने वाली जनरेशन को महरूम रखा गया था। बट बहुत बहुत शुक्रिया और बधाई ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारे मनोज सिन्हा जी और धर फैमिली को, जिन्होंने ये इनिशिएट किया। हमारे बच्चों को बार बार सब लोग दिल्ली नहीं, जम्मू नहीं जा पाते हैं मूवीज़ के लिए, और एक अपने ही जम्मू कश्मीर में आपकी इतनी ज़्यादा मूवीज़ की शूटिंग होती है, लेकिन आप यहीं नहीं देख पाते, कनेक्ट नहीं कर पाते हैं दुनिया के साथ। तो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही खूबसूरत है। आप वो एंजॉय करिए जैसे बाकी दिल्ली बॉम्बे में एंजॉय करते हैं, आप भी यहाँ पे एंजॉय करिए। और अब खबर आपके बेहद काम की। आप किसी भी ऑनलाइन साइट पर या ऐप पर बार बार कई डिटेल भरने से बचने के लिए डिटेल सेव कर लेते हैं। ये कार्ड की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है और 1 अक्टूबर से आप ये नहीं कर पाएंगे। आरबीआई के नए नियम के मुताबिक अब कार्ड डिटेल की जगह टोकन सेव किया जाएगा।
क्या होता है ये टोकन और कैसे आप इसे सेव कर सकते हैं? आइए विपिन भट्ट से समझते हैं कि क्या होता है टोकन और टोकनाइजेशन कैसे होगा। जी, तो स्मिता, यहाँ पर हमारे तमाम दर्शक जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उन्हें एक्सपीरियंस पिछले कुछ दिनों में हो रहा होगा कि जब आप अपनी कार्ड डिटेल डालने जा रहे हैं किसी शॉपिंग के लिए, ऑलरेडी डली हुई, आप सिर्फ उसमें सीवी भी फिल कर रहे हैं, तो एक ऑप्शन आता है कि अपने कार्ड की डिटेल को सेव कीजिए और सिक्योर कीजिए। ड्यू टू आरबीआई गाइडलाइंस ऐसा लिखा हुआ आता है। जो लोग सिक्योर करते हैं वो जानते हैं उसके आगे क्या होता है, लेकिन जो नहीं करते हैं स्किप फॉर नाउ करते हैं, उसमें लिखा हुआ आता है कि 1 अक्टूबर के बाद आपकी कार्ड डिटेल यहां से हट जाएगी। तो ये पूरा खेल इसीलिए है, आरबीआई काफी लंबे वक्त से इसे करने की कोशिश कर रहा है, बार बार इसकी डेट्स बढ़ाई गई, लेकिन अब 1 अक्टूबर से टोकनाइजेशन की सेवा शुरू हो जाएगी। होगा क्या, देखिए, बार बार डालना होगा कार्ड डिटेल। इसका मतलब यह है कि अब आप अपने कार्ड डिटेल को सेव नहीं कर सकते हैं किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, सिर्फ कार्ड का टोकन सेव कर सकते हैं। हम समझेंगे आगे कि टोकन सेव करने का मतलब क्या है, लेकिन पहली बात यह कि आपकी कार्ड डिटेल सेव नहीं होगी। खतरा था, चोरी हो जाती थी, बहुत रिस्क थे, इसलिए अब ये सेव नहीं होगी आरबीआई की गाइडलाइन से। टोकन को समझ लेते हैं क्या होता है। टोकनाइजेशन की बात हो रही है। टोकन एक तरह का कोड है जो आपको हर बार नया मिलेगा, यानी अब आपकी कार्ड की डिटेल की जगह एक टोकन आएगा। कोड में 3 डिटेल्स होंगी। वो क्या 3 डिटेल्स होंगी हम आपको बता देते हैं। इसमें कार्ड का डिटेल होगा, लेकिन डिटेल दिखेगा नहीं, टोकन के तौर पे आएगा। मर्चेंट के डिटेल्स, आप फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग कर रहे हैं, अमेजॉन पे कर रहे हैं, मीशो पे कर रहे हैं, उनकी डिटेल। और मोबाइल और टैबलेट, यानी आप जिस इंस्ट्रूमेंट से ये कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग के लिए है तो आप मोबाइल से कर रहे हैं या फिर टैबलेट, अभी सिर्फ इन 2 ही चीजों के लिए है। ये लैपटॉप या कहें डेस्कटॉप उनके लिए नहीं है, मोबाइल या टैबलेट के लिए। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का इसमें आपको एक विकल्प मिलेगा कि क्या आप ये करना चाहते हैं। ऐप क्यूआर कोड पर मिलेगा ऑप्शन, फिर वही है जिस भी तरीके से आप करना चाहते हैं। सिक्योर योर कार्ड का ऑप्शन आएगा, जैसा हमने कहा कि जैसे आप वो डिटेल भरेंगे अपने कार्ड की, सिक्योर योर कार्ड का डिटेल आएगा। अगर आप चाहते हैं कि सिक्योर कर ले, रिक्वेस्ट करने पे आपको एक ओटीपी मिल जाएगा और ओटीपी वेरीफाई करने पर एक टोकन जारी हो जाएगा। अब जितनी बार आप ये ट्रांजैक्शन करेंगे उतनी बार आपको ये टोकन आएगा हर मर्चेंट के लिए। इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, हर मर्चेंट से मतलब वही मैंने कहा कि अगर आप फ्लिपकार्ट पे हैं तो अलग होगा, अमेजॉन पे हैं तो अलग होगा, किसी और शॉपिंग साइट पर हैं तो अलग होगा, और सिर्फ मोबाइल या टैबलेट के लिए ही ये टोकन जनरेट होंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। टोकन जनरेट करने के लिए कोई चार्ज आपको खास तौर पे देना नहीं होगा। तो कुल मिला के ये है कि, और हाँ, आप इसमें ट्रांजैक्शन की सीमा भी तय कर सकते हैं। जैसे भी अभी अपने आप क्रेडिट कार्ड पे लगा देते हैं ना लिमिट कि मैं एक दिन में 1000 रुपए से ज़्यादा नहीं करूंगा, या टच वाले उस पर 1000 से ज़्यादा नहीं करूंगा, वो आप तय कर सकते हैं, सीमा भी तय कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो समझने की है वो ये है कि अब कार्ड डिटेल उस तौर से सेव नहीं होंगे। एक बार कार्ड आपका सिक्योर हो गया, उसमें डिटेल चली गई, उसके बाद सिर्फ एक टोकन के आधार पर ही पूरा मामला होगा। और यह व्यवस्था 1 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। तो जिन्होंने भी अभी तक अपने कार्ड को सिक्योर नहीं किया है, प्लीज सिक्योर कर लीजिए। वो ऑप्शन आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। नहीं होगा तो फिर आपकी कार्ड की डिटेल हमेशा के लिए वहां से हट जाएगी। एक और तरीका ये होगा कि आप हर बार पूरा भरिए, कार्ड नंबर डालिए, सीवीवी डालिए, उसकी एक्सपायरी डेट डालिए, वो एक ऑप्शन होगा। नहीं तो भर के रख दीजिए, सिक्योर कर लीजिए और टोकन का या टोकनाइजेशन का इस्तेमाल कीजिए। जी, बहुत शुक्रिया विपिन जी तमाम डिटेल्स और बहुत अच्छी तरीके से समझाने के लिए। और अब आगे कुछ और खबरों की बात, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक हैरान और परेशान कर देने वाली तस्वीर की जो खबर यूपी से आई है। यूपी के सहारनपुर में 300 महिला कबड्डी प्लेयर्स को टॉयलेट में रखा हुआ खाना परोसा गया। ये वाकया 16 सितंबर का है। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद खेल अधिकारी अनिमेश सक्सेना को सस्पेंड कर दिया गया। डीएम ने मामले के जांच के आदेश भी दिए हैं। वीडियो कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है। वीडियो में दिख रहा है कि टॉयलेट में चावल और पूड़ियां रखी गई थी। टॉयलेट सीट खुली हुई है और बच्चियां यहीं से अपनी प्लेट में खाना उठा रही हैं। सहारनपुर के भीमराव स्टेडियम में महिला कबड्डी प्लेयर्स सब जूनियर चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए पहुंची थी। खिलाड़ियों के लिए स्विमिंग पूल में लंच बनाया गया और उसे टॉयलेट में रख दिया गया।
और अब बात करेंगे मार्केट की। कारोबारी हफ्ते का मंगलवार बाजार के लिए मंगलमय रहा। फेड बैठक के बाद पहली बार आज बाजार में चौतरफा खरीदारी देखी गई। सेंसेक्स 579 पॉइंट चढ़कर आज 59,720 पर बंद हुआ, तो वही निफ्टी 194 पॉइंट चढ़कर 17,816 पर बंद हुआ। वही निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो आज निफ्टी बैंक 564 पॉइंट चढ़कर 41,468 पर बंद हुआ। मार्केट का अपडेट लेते हैं यतिन से। यतिन, बताइए क्या कुछ रहे आज मार्केट के हाईलाइट्स। तो जैसे कि आपने कहा, बुल्स के कब्जे में बाजार और इन जनरल बाजार में ओवरऑल बेसिस पे बाइंग थी। एनएससी का एडवांस डिक्लाइन रेशियो देख लें तो वो 2:1 था। ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें तो सभी के सभी सेक्टोरल इंडस्ट्रीज आज हरे निशान में बंद हुए। तो कहीं ना कहीं फुल ग्रिप आज बाजार में तेजी का आपको दिखा। हालांकि आखिर के आधे घंटे 45 मिनट में थोड़ी बहुत बिकवाली का माहौल रहा, प्रॉफिट बुकिंग का माहौल रहा। उसके बावजूद बाजार में आपने लगभग 200 पॉइंट की बढ़त देखी। मैं निफ्टी की बात कर रहा हूं। तो ओवरऑल बेसिस पे बैंकिंग, फार्मा जैसे खास सेक्टर्स में जबरदस्त चौतरफा बाइंग आती हुई दिखाई दी। जी, तो इस मंगलमय बाजार में हम समझना चाहेंगे सेक्टर्स के लिए भी कि कौन से सेक्टर्स में आज थोड़े सा दबाव रहे और कौन से तेजी में रहे आज। तो निफ्टी गेनर्स की सबसे पहले बात करते हैं, जहां हेल्थ केयर फार्मा स्टॉक्स फोकस में थे। अगर हम बात करें अपोलो हॉस्पिटल, सिप्ला, सन फार्मा, इन सभी स्टॉक्स में 6 से 5% की आपको बढ़त आती हुई दिखाई दी। ऑटो शेयर्स खास करके आयशर मोटर्स में भी आपने लगभग 3-3.5% की अपटिक देखी। निफ्टी लूजर्स में आपको थोड़े बहुत एफएमसीजी सीमेंट काउंटर्स दिखेंगे। सीमेंट काउंटर्स में श्री सीमेंट, ग्रासिम पे हल्का फुल्का दबाव देखने को मिला। पावर ग्रिड पे भी आपको थोड़ा बहुत जो सेकेंड डे ऑफ सेलिंग है वो दिखाई दिया। मिड कैप में बात करें तो शुगर शेयर्स, खास करके श्री रेणुका शुगर्स लगभग 12% ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा मेट्रोपोलिस हेल्थ, मेट्रो ब्रांड्स, हाइडलबर्ग सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट जैसे स्टॉक्स में भी आपको जबरदस्त तेजी दिखी। इनफैक्ट सीमेंट पैक में छोटे छोटे स्टॉक्स में आपको जबरदस्त तेजी दिखी। लूजिंग एंड पे त्रिवेणी इंजीनियरिंग, कैनफिन होम सीईओ के इस्तीफे के बाद यहां प्रेशर आपको बनता हुआ दिखाई दिया। ग्रैन्यूल्स इंडिया और सीएट जैसे स्टॉक्स में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आज के सत्र में दिखी। बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका यतिन। और ये तो रहा मंगलमयी बाजार, और बाजार के बाद अब यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे दिवाली पर मुंबई, दिल्ली से बिहार और यूपी जाना अब महंगा हुआ है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अगर आप फेस्टिवल के दौरान हवाई सफर करना चाहते हैं तो इस बार ये आपकी जेब पर भारी पड़ने वाला है। ऐसे में अगर अभी आप दिल्ली, मुंबई से बिहार और यूपी जाना चाहते हैं तो इसके लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा और आपके पास क्या कोई ऑप्शन भी है, ये जानने के लिए चलते हैं संवाददाता रोहन सिंह के पास। रोहन, बताएं, ट्रेन टिकट फुल है और हवाई टिकट जो है वो तो फिलहाल आसमान पर उनके प्राइसेस हैं, तो ऐसे में क्या कुछ ऑप्शन है लोगों के पास? जी, त्योहारों का समय और हम में से अधिकतर लोग इस दौरान घर जाना चाहते हैं। पिछले 2-3 सालों में थोड़ी सी दिक्कत आई थी, कई सारे रिस्ट्रिक्शन थे, लोगों ने अपने ट्रैवल प्लान कैंसिल किए थे। लेकिन इस बार लोग रिवेंज ट्रैवल के मूड में लग रहे हैं। खासतौर पे अगर हम ट्रैवल पोर्टल्स की बात माने तो उनका जो डाटा कहता है उसके मुताबिक पहले के मुकाबले बल्कि प्री कोविड समय से भी ज़्यादा बुकिंग हो रही है। अगर मेक माई ट्रिप गो आईवीओ की बात करें तो उनके मुताबिक 2019 के मुकाबले इस साल एडवांस बुकिंग लगभग 12% ज़्यादा है। लोग कहाँ जा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा लोग घर जाना चाह रहे हैं, तो जो छोटे शहरों में के लिए जो ट्रैवल हो रहा है उसमें 26% का इजाफा हो गया है। इसके अलावा जो लीजर ट्रैवल है, जो गोवा या इस तरह की जो जगहों पे जो लोग जाना चाहते हैं उसमें 40% का इजाफा देखने को मिला है इस पोर्टल के मुताबिक। लेकिन इसका असर एयर टिकट पर पड़ा है और इस वक्त अगर आप बुकिंग कराना चाहें दिवाली या दिवाली के आसपास की तो शायद आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा टिकट बुक कराना। लेकिन रास्ता क्या है, तो कुछ रास्ते हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो जो आप बुकिंग कराते हैं, अगर आप डेट फ्लेक्सिबल कर दें तो आपको बहुत ज़्यादा अंतर मिल सकता है। एक उदाहरण देना चाहूंगा मैं आपको। दिल्ली से पटना अगर आप 19 अक्टूबर को जाते हैं तो 5700 की टिकट है, लेकिन अगर वही आप दिल्ली से पटना 22 अक्टूबर को जाते हैं, दिवाली के दिन जाते हैं, तो 13,000 का टिकट मिल रहा है आपको। ठीक इसी तरह से दिल्ली से दरभंगा की टिकट 19 तारीख को 7700 का मिल रहा है, लेकिन अगर आप 22 को जाते हैं तो 17,200 का टिकट मिल रहा है। दिल्ली कोलकाता 19 तारीख को 6,000 का टिकट है, जबकि अगर 22 तारीख को आप जाते हैं तो 8,000 का टिकट
था। इसके अलावा अगर मुंबई में आप रहते हैं मान लीजिए, तो मुंबई लखनऊ का 19 अक्टूबर की बात करें तो 6000 का टिकट है, साथ ही 22 अक्टूबर का यही दुगना हो जाता है, 12000 का हो जाता है। ठीक इस तरह से मुंबई पटना 8700 का टिकट है 19 तारीख का, 22 तारीख का ये 15500 का टिकट है। मुंबई दरभंगा 9500 का टिकट है 19 तारीख को, लेकिन अगर आप 22 तारीख को जाते हैं तो 20000 का टिकट है। ठीक इसी तरह से मुंबई वाराणसी 6000 की जगह 12000 को आपको पड़ेगा अगर आप 22 तारीख को जाना चाहते हैं। तो अधिकतर फेयर्स 2-3 दिन के डिफरेंस में दुगने हो जा रहे हैं। तो थोड़ा सा अगर आप छुट्टी मैनेज कर सकें, फ्लेक्सिबल कर सकें, तो लगभग दोगुने पैसे आप जो है लगभग उसका सेविंग आपकी हो सकती है। इसके अलावा कुछ और विकल्प भी हैं। ट्रेन की टिकट्स तो पूरी तरह से आपको फिल हो चुकी है और आपको इस वक्त वेटिंग बहुत लंबी 200-250 वेटिंग मिल रही है। लेकिन फेस्टिवल के दौरान रेलवे कुछ स्पेशल ट्रेनें लाने जा रही है, फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें, जो कि 29 सितंबर से 15 नवंबर के बीच होगी। तो उस पर ध्यान रखें, वहां पे आप जरूर बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा आजकल बहुत सारी लग्जरी बसेस आ चुकी हैं, रेड बस है, जिंग बस है, इसके अलावा कई स्टेट जो ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है उनकी लग्जरी बसेस भी चल रहे हैं, उन पर ध्यान रख सकते हैं। और इस वक्त अगर आप लीजर ट्रैवल करना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं, किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जाना चाहते हैं, तो लगभग सारे जो पोर्टल्स हैं वो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट दे रहे हैं। उन डिस्काउंट्स पर नजर डालें और अपनी ट्रैवल को थोड़ा सा अफोर्डेबल बना सकते हैं इन तरीकों से इस वक्त। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका रोहन। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।